हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 15 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, वो हम देखेंगे। उससे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मतलब ये देखिए आपका ये मुद्दा है फर्स्ट मुद्दा, तो इसका मैं क्या करवाता हूँ, इस मुद्दे को पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको क्या करता हूँ, इसकी एमसीक्यू भी रखता हूँ ताकि आपको क्या हो कि एग्ज़ामों में एग्ज़ाम का पैटर्न जो हो, सबसे पहले तो एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ जाए कि हाँ, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको इससे क्या होगा कि आपको रिकॉल भी होता है, ठीक है? कि आप जो मुद्दा पढ़े हैं या जो चीज़ अभी पढ़ रहे हैं, वो आप रिकॉल कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। बाद में भी आप इसे देख सकते हैं, आप इस क्वेश्चंस को, जिससे आपको क्या होगा कि हाँ, बाद में अगर फिर से अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो मैं इससे रिकॉल आपको आ सकता है। और क्या होगा कि आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम वाले जो भी विद्यार्थी हैं, जैसे एसएससी वगैरह, झारखंड एसएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, आपका एएसआई हो गया, या कोई भी पेपर जो हो गया वनडे क्लास में भी उसका भी यहाँ पे मतलब क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में बनाया जाता है ताकि आप लोग ये कर पाएँ, ठीक है? और मेंस वाले प्लीज़ आप लोग को जो मैं थ्योरी बेसिस जो पढ़ाता हूँ, जेपीएससी जो मेंस वाले हैं और बीपीएससी वाले हैं, जो 72वीं बीपीएससी वाले हैं, प्लीज़ आप लोग ये कंटिन्यू रखिएगा। आप लोग को आंसर राइटिंग भी मैं देता हूँ। आप लोग प्लीज़, आप लोग जो एमसीक्यू का अगर कोई आंसर पूछा जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया कीजिए, ठीक है? यही मेरा लक्ष्य है, इसी तरीक़े से मैं पढ़ाता हूँ और मैं आपको सिम्प्लीफाई करके कहीं और से नहीं पढ़ाता हूँ। आप देखिएगा कि ये न्यू अर्बन चैलेंज फंड टू टैप मार्केट फॉर इंफ्रा पुश, ये आपका द हिंदू का फर्स्ट पेज का ही ये मुद्दा है। तो आप लोग के पास अगर है तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है? और कहीं भी मतलब कहीं से और नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो पहली बात तो आपको ये आपका ऑथेंटिफिकेशन मैं करवा दिया कि ये ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और डेली न्यूज़ का ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो ये इस बात को आप लोग कृपया करके अपने अंदर सँभाल लीजिए। ये नहीं कि सोच रहे होंगे कि सर तो एक तो फेस बाय फेस नहीं आ रहे हैं, कुछ भी पढ़ा के चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। और आपका एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो हमारा जो चैनल है वेब्स अकेडमी, यानी वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी अकेडमी, प्लीज़ आप लोग जो भी नए लर्नर हैं या जो भी पुराने लर्नर हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी 1000 जो हमारे पहले सब्सक्राइबर होंगे, उनके लिए हमारा फाउंडेशन कोर्स जो लॉन्च होने वाला है ऐप पर, बहुत जल्द ही आप लोग के सामने भी बाय फेस भी हम लोग आएँगे। और क्या है कि फाउंडेशन कोर्स है, अभी लॉन्च होने वाला है जेपीएससी आपका मेंस के लिए, 14वीं जेपीएससी जो अभी आया है, और 72वीं बीपीएससी का जो प्री कम्स मेंस के लिए, दोनों का ये अब लॉन्च होने वाला है। और यूपीएससी जो है आपका 2027 और 28 का वो भी बैच आपका लॉन्च होने वाला है। तो जो भी आप लोग, जो भी बच्चे रहिएगा ना, 1000 सब्सक्राइबर है, जिनको भी तैयारी करना है तो प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिले। और ये टेलीग्राम जो चैनल है ना, वेब्स अकेडमी 24, उससे आप जुड़ जाइए, ताकि क्या होगा कि जब आपको 1000 लोगों में आपको जब आप रहिएगा तो पहला 1000 जो भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनको बेनिफिट मिल पाएगा। ओके, तो इस बात को आप लोग समझ के ये कीजिए, ठीक है? तो बढ़ते हैं, हमारा जो पहला मुद्दा है, क्या बोल रहा है कि न्यू अर्बन चैलेंज फंड टू टैप मार्केट फॉर इंफ्रा पुश, ठीक है? हाल में क्या हुआ है कि यूनियन कैबिनेट द्वारा, जैसे जो हमारे गवर्नमेंट है उनके द्वारा क्या किया गया है कि अर्बन चैलेंजेज फंड को मंजूरी दी है, ठीक है? ये क्या है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ, ये पहले याद रखिएगा, ये जो अर्बन चैलेंजेज फंड है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के एक नई केंद्र परियोजित है। देखिए, ये क्या है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है और एक सेक्टर स्कीम होता है। दोनों में क्या अंतर होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए क्या अंतर होता है ना, जैसे आपका आपका सेंटर स्पॉन्सर्ड, ठीक है, स्कीम, और सेंटर सेक्टर स्कीम, ठीक है? सेक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए स्पॉन्सर्ड में होता है ना कि एक केंद्र प्रायोजित, जिसका हिंदी में नाम होता है केंद्र प्रायोजित योजना। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें रेशियो रहता है। जैसे आपका सेंटर और स्टेट मिलके दोनों रेशियो तय करता है। मान लिया जाए कि अगर 60% सेंटर दे रहा है तो स्टेट का जो रेशियो रहेगा फंडिंग का वो 40% रहेगा। और सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होता है, केंद्र द्वारा जो जारी किया जाता है, वो आपका 100% जो है वहन कौन करेगा, आपका सेंट्रल सरकार करता है। तो ये दोनों आप पहले तो
इसका डिफरेंस आप याद रखिएगा कि इस तरीके से डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, नई केंद्र परियोजित है, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या है कि आपका सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर रेशियो खर्च करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। आपको कभी आप आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। मैं जिस तरह से आपको सिंप्लीफाई करके बताया हूँ, ठीक है। अर्बन चैलेंजेस फंड को क्या है, देखिए क्या है कि जो नई केंद्र प्रायोजित जो योजना है ना, जिसके अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया की केंद्रीय सहायता प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अर्बन चैलेंजेस फंड को यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2025-26 में घोषित सरकार के दीर्घकालिक शहरी दृष्टिकोण को लागू करने का एक प्रमुख साधन माना जा रहा है। और यह विशेष रूप से निम्नलिखित 3 प्राथमिकताओं को प्रभाव देता है। कौन कौन है 3 प्राथमिकताओं, किसको प्रायोरिटी दे रहा है? तो पहला तो है हमारा सिटीज एज ग्रोथ हब। क्या है? शहरों को आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करना है, ठीक है। क्या करना है? शहरों को आर्थिक विकास के केंद्र में, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज। मतलब क्या है कि पुराने शहरी क्षेत्रों को नवोन्मेषी आपका पुनर्विकास करना, ठीक है। मतलब जो आधुनिकीकरण करके जो पुराना शहर है उसका मॉडर्नाइजेशन करना है, ठीक है। सिंपल आप समझ लीजिए, जो पहले से है। अब क्या है, थर्ड जो है हमारा वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें क्या है कि जल एवं स्वच्छता अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करना है, ठीक है। जो हमारे सबसे ज्यादा शहरों में ये स्वच्छता का कहीं ना कहीं ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब योजना के हम लोग प्रमुख बिंदु को हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या है, कुल केंद्रीय सहायता 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये कार्यकाल क्या रहेगा? तो संचालन अवधि जो रहेगा ये कब से कब तक चलेगा? 2025-26 से 2030-31 तक इसका संचालन का अवधि है। विस्तार योग्य अवधि क्या है? इसको 2033 से 34 तक का इसको विस्तार किया जा सकता है। अपेक्षित कुल निवेश मतलब जो किया गया है लगभग 4 लाख करोड़ किया गया है अगले 5 वर्षों में। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये परियोजना जो है चयन की प्रक्रिया कैसे, जैसे ये परियोजना है ये चयन कैसे करेगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को भी दे सकता है। तो इसमें क्या है कि परियोजना का जो चयन पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाएगा। मतलब क्या हुआ, केवल हाई इम्पैक्ट जो है और रिफॉर्म ओरिएंटेड प्रस्तावों को ही ये समर्थन करेगा, ठीक है। जिसपे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है या रिफॉर्म ओरिएंटेड मतलब सुधार की जरूरत है प्रस्तावों को, उसी को ये समर्थन देगा। और इससे क्या हो जाता है ना कि राजनीतिक हस्तक्षेप कम होकर प्रदर्शन आधारित चयन सुनिश्चित होगा। नहीं तो पहले क्या है कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता, कोई भी शहर को आप लोग उठा सकते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो ज्यादा प्रभावित है वो और रिफॉर्म ओरिएंटेड प्रस्तावों को ही समर्थन इसमें दिया जाएगा। यह मॉडल जो है प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद जो है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये क्या रहा है, बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि चैलेंज मोड आधारित मॉडल क्या है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये योजना जो है प्रतिस्पर्धी यानी चैलेंज मोड जिसको बोला जाता है के माध्यम से लागू की जाएगी, जिसमें केवल ट्रांसफॉर्मेटिव और बैंकेबल यानी परिवर्तनकारी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य शहरी परियोजनाओं को ही चुना जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन, मतलब जो वैसे शहर जो रहेंगे ट्रांसफॉर्मेटिव या बैंकेबल यानी परिवर्तनकारी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य शहरी परियोजनाओं को ही चुना जाएगा। यह स्वीकार करता है कि सिर्फ सार्वजनिक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस से ही शहरी अवसंरचना का विकास संभव नहीं है, जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। अब ये नई सुधार आ रही है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि शहरी सुधारों पर इसमें विशेष बल दिया गया है। मतलब क्या है, सरकारी वक्तव्य के अनुसार क्या कर रहा है कि जो अर्बन चैलेंजिंग फंड है ना के अंतर्गत निम्न क्षेत्रों में गहन सुधारों को अनिवार्य किया गया है। जैसे मान लिया जाए आपका शहरी शासन, अर्बन गवर्नेंस, मार्केट और वित्तीय प्रणाली, मार्केट एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ऑपरेशनल इफिशियंसी, अर्बन प्लानिंग, ठीक है। यह दर्शाता है कि फंडिंग को सुधारों से जोड़ा गया है, न कि केवल परिसंपत्ति निर्माण से, ठीक है। यानी सुधार भी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ परिसंपत्ति ही निर्माण हो, ठीक है।
अब निजी क्षेत्र की भी इसमें भूमिका है। क्या है निजी क्षेत्र की भूमिका? तो यो वो हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं। देखिए क्या है कि स्ट्रक्चर्ड रिस्क शेयरिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से निजी निवेश को क्या है प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है? और सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड का बेंचमार्किंग किया जाएगा और जिससे होगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में जोखिम और लाभ का संतुलन भी बना रहेगा, ठीक है? इससे क्या होगा कि शहरी अवसंरचना में निजी क्षेत्र का विश्वास बढ़ने की संभावना और भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? अब वित्तीय संरचना कैसे रहेगा तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। फंडिंग पैटर्न, जो फंडिंग किया जाएगा, केंद्र सरकार परियोजना का लागत का अधिकतम जो है 25% करेगा, ठीक है? जितना भी लागत होगा उसका 25% केंद्र जो है। राज्य शहरी निकाय जो है आपका क्या है, न्यूनतम 50% धनराशि बाजार से जुटानी होगी। जैसे आपका म्युनिसिपल बॉन्ड, ठीक है? म्युनिसिपल बॉन्ड आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। और जो हमारा म्युनिसिपल बॉन्ड होता है ना, कि जो मतलब म्युनिसिपल आपका जो म्युनिसिपैलिटीज होता है उसमें किया जाता है, बॉन्ड को बेचा जाता है, ठीक है? किसी चीज को बॉन्ड को बेचा जाएगा, ठीक है? बॉन्ड और शेयर, ठीक है? उससे आप पैसा ला सकते हैं, लोन ले सकते हैं बैंक से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मार्केट लिंक्ड फाइनेंसिंग को भी क्या बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। ये पात्र कौन सा शहर पात्र होंगे तो ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें अगर पूछा जाएगा कि कौन सा शहर इसमें शामिल होगा यानी पात्र होगा, तो जिसकी जनसंख्या जो है ना लगभग 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर ही 2025 के अनुमान के अनुसार, ठीक है, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां शामिल होंगी, ये भी याद रखिएगा। 1 लाख प्लस जनसंख्या वाले प्रमुख जो औद्योगिक शहर हैं, इंडस्ट्रियल जो सिटी है, उनको शामिल किया जाएगा। विशेष श्रेणी में जैसे पहाड़ी राज्य हो गए, उत्तर पूर्वी राज्य हो गए, ये 1 लाख से कम जनसंख्या वाले भी शहरी निकाय, इन्हें क्या होगा, क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम के तहत सहायता दिया जाएगा। तो ये पात्र है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और एक चीज और आ रहा है, क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम क्या मुख्य प्रावधान है? तो पहला ऋण जो फर्स्ट टाइम जो लोन दिया जाएगा, केंद्र सरकार की गारंटी अधिकतम 7 करोड़ या आपका जो लोन राशि का 70% जो भी कम हो वो आप लोग को दिया जा सकता है, ठीक है? इससे क्या होगा कि लगभग 20 करोड़ तक की परियोजनाओं का समर्थन मिलेगा। पहले ऋण की जो सफल अदायगी के बाद अब क्या केंद्र की गारंटी क्या होगा, अधिकतम 7 करोड़ या ऋण राशि का 50%, ठीक है? इससे 28 करोड़ तक का परियोजनाओं का समर्थन मिलेगा। छोटो शहरों के लिए क्या है, क्रेडिट एक्सेस की बाधा इससे कम होगी, ठीक है? अब अर्बन चैलेंजेस फंड का जो हम लोग पढ़े हैं, इसका महत्व क्या हो सकता है? तो देखिए क्या होगा ना कि अर्बन चैलेंजेस फंड के शहरी विकास मॉडल में एक मौलिक और रणनीतिक बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है। इसका महत्व जो है निम्नलिखित बिंदुओं पे है, ठीक है? समझाया जा सकता है कि क्या-क्या है। तो ये हम लोग देखते हैं। पहला जो हमारा होगा आपका अनुदान आधारित मॉडल से ये आगे है, ठीक है? अनुदान जो हम लोग ग्रांट देते थे उससे आगे है। यह योजना भारत में शहरी अवसंरचना को ग्रांट बेस्ड फाइनेंसिंग से निकाल कर मार्केट लिंक्ड रिफॉर्म ड्राइवन आपका फाइनेंसिंग की ओर ले जा रहा है, क्योंकि ये मार्केट से भी पैसा आपका ला रहा है, ठीक है? जैसे आपका म्युनिसिपल बॉन्ड करके आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाकर और आपका बैंक से लोन लेकर ये कर रहा है, ठीक है? इससे क्या है कि शहरी निकायों में भी वित्तीय अनुशासन और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, ठीक है? दूसरा क्या है हमारे लिए? तो दूसरा जो है क्या बोल रहा है कि शहरों को ग्रोथ हब्स के रूप में विकसित करना, ठीक है? क्या है कि जो अर्बन चैलेंजिंग फंड है, वो सरकार के उस दृष्टिकोण को लागू करता है जिसमें शहरों को आर्थिक विकास का इंजन माना गया है। जैसे कि यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2025-26 में घोषित किया गया था, ठीक है? और थर्ड है कि निजी निवेश और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड रिस्क शेयरिंग फ्रेमवर्क होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और म्युनिसिपल बॉन्ड्स का उपयोग किया जाएगा। इससे क्या होगा कि शहरी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का भरोसा और भी बढ़ेगा और निवेश ज़्यादा आएगा, ठीक है? फोर्थ हमारा क्या कह रहा है कि आपका कि छोटे और मध्यम शहरों को सशक्त बनाना है। 5,000 करोड़ का क्रेडिट इन्हांसमेंट कॉर्पस देना है। टायर 2 आपको मैं पूछा हूँ, टायर 1 और टायर 2 मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्लीज आप लोग टायर 2 टायर आपका 3, ठीक है, ये आप जरूर हमें बताइएगा कि किसे कौन सा शहर को बोला जाता है, क्या इसका क्राइटेरिया है, जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? टायर 2 और टायर 3 शहरों को पहली बार बाजार से ऋण लेने में सहायता होगा, ठीक है? इससे क्या होगा कि बैलेंस्ड अर्बनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कह रहा है कि पाँचवाँ जो सुधारों से जुड़ी फंडिंग, ठीक है? रिफॉर्म लिंक्ड फंडिंग योजना के तहत धनराशि उन्हीं शहरों को मिलेगी जो सुधार लागू करेंगे। जैसे आपका शहरी शासन सुधार हो रहा है, वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है, शहरी नियोजन हो रहा है, यह आउटकम बेस्ड गवर्नेंस को मजबूत करता है आपका, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। 6 में क्या है आपका, शहरी निकायों को क्रेडिट वर्थनेस में सुधार आएगा। जैसे रीपेमेंट गारंटी स्कीम है, पहली और दूसरी बार ऋण के लिए केंद्र माइक कुछ प्रॉब्लम आ गया था, पता नहीं है कहाँ से ये है, थोड़ा-सा मैं ये देख लेता हूँ। मैं आपको यहाँ से महत्व से बढ़ा देता हूँ, ठीक है? मेबी आई थिंक आप लोग को महत्व का ही पढ़ाना है, ठीक है? महत्व इसमें क्या है कि अर्बन चैलेंजर्स फंड भारत के जो शहरी विकास मॉडल में एक मौलिक और रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो कैसे अनुदानों आधारित मॉडलों से आगे है, ठीक है? यह योजना भारत में शहरी अवसंरचना को ग्रांट बेस्ड फाइनेंसिंग से निकाल कर कहाँ करेगा? मार्केट लिंक्ड रिफॉर्म ड्राइवन फाइनेंसिंग की ओर ले जाता है। इससे क्या होगा कि शहरी निकायों में वित्तीय अनुशासन और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, ठीक है? दूसरा क्या कह रहा है हमारा कि शहरों को ग्रोथ हब्स के रूप में विकसित करेगा, ठीक है? जो आपका अर्बन चैलेंजिंग फंड जो है, सरकार का उस दृष्टिकोण को लागू करता है जिसमें शहरों को क्या माना गया है? आर्थिक विकास का इंजन माना गया है, ठीक है? जैसे क्या है कि इंडिया का जो बजट आया था 2025-26 में, ये घोषित किया गया था। और इसमें क्या है, थर्ड में कि निजी निवेश और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है? ओके, तो इससे क्या होगा कि शहरी क्षेत्रों में जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, ये का उपयोग किया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों का भरोसा बढ़ेगा और निवेश भी आएगा। ओके, अब यहाँ क्या है हमारा कि आपका छोटे और मध्यम शहरों को भी सशक्त बनाना है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। और मैं आपसे पूछा हूँ कि टायर 1 और टायर 2 जो है आपका किसे बोला जाता है? कौन-सा शहर को बोला जाता है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है? ये पूछा जाता है, ठीक है? तो 5,000 करोड़ का क्रेडिट एनहांसमेंट कॉर्पस दिया जाएगा टायर 2 और टायर 3 शहरों को पहली बार बाज़ार से ऋण लेने में सहायता मिलेगा। इससे क्या होगा कि बैलेंस्ड अर्बनाइज़ेशन का बढ़ावा मिलेगा। फिफ्थ क्या है कि सुधारों से जुड़ी फंडिंग होगा, ठीक है? योजना के तहत धनराशि उन्हीं शहरों को मिलेगी जो सुधार लागू करेंगे। जैसे आपका शहरी सुशासन शासन सुधार हो गया, वित्तीय प्रबंधन हो गया, शहरी नियोजन हो गया, ये आउटकम बेस्ड गवर्नेंस को और भी मजबूत करेगा। 6 में क्या है आपका कि आपका शहरी निकायों को क्रेडिट वर्थनेस में सुधार देगा, ठीक है? क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम है, ठीक है? जो पहली और दूसरी बार ऋण को के लिए केंद्रीय गारंटी देगा। इससे क्या होगा कि शहरी स्थानीय निकाय को मार्केट एक्सेस आसान होगी। 7th क्या कह रहा है कि जलवायु संवेदनशील और नागरिक केंद्रित विकास जो है आपका क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? वाटर सैनिटेशन और आपका सर्विस डिलीवरी पर जोर दिया जाएगा। ओके, यह सतत और समावेशी शहरी विकास को सुनिश्चित करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और अब यहाँ से हमारा एमसीक्यू था, ठीक है? अगर कुछ ज़्यादा देर तक हुआ होगा मेरा माइक बंद, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अब हम लोग एमसीक्यू पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि अर्बन चैलेंजेस फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सही है। इसमें परियोजनाओं का चयन प्रतिस्पर्धी यानी चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाएगा, तो ये भी सही है। केंद्र सरकार की परियोजना लागत का अधिकतम 50% वहन करेगी, नहीं, आपका 25% अधिकतम है, यानी ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 हमारा सही होगा, ठीक है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही सही है, ठीक है?
इससे क्या होता है ना एमसीक्यू करवाने से कि आप लोग क्या पढ़े, कितना समझ में आया, उसका आपको निचोड़ निकल जाता है। और एक तो आपको पता चल जाता है कि पैटर्न की इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनाए जाते हैं, ठीक है। अर्बन चैलेंजेस फंड को किस बजटीय दृष्टिकोण को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया था? तो ये सिटीज एज ग्रोथ हब, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और थर्ड जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अंडर आपका अर्बन चैलेंज फंड का के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो केंद्र सरकार परियोजना लागत का 25% तक वहन करेगी। ओके, तो ये देगी। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत पहली बार ऋण लेने पर केंद्र सरकार अधिकतम कितनी गारंटी दे रही है? तो ये जो दे रही है पहली बार 7 करोड़ या ऋण का 70%, जो भी इसमें से कम हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और लास्ट जो इसका क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि 5,000 करोड़ के रुपया के क्रेडिट इन्हेंसमेंट कॉर्पस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्या है कि शहरी स्थानीय निकायों को क्रेडिट वर्थनेस बढ़ाना, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे पे चलते हैं और फिर इसका अगले मुद्दे करके हम लोग क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू करेंगे। बोल रहा है कैन ए हॉस्पिटल गैस हेल्प आपका ड्रग रेजिस्टेंस निमोनिया, ठीक है। तो ये क्या है ना कि क्या अस्पतालों में पहले से प्रयुक्त एक गैस दवा प्रतिरोधी निमोनिया यानी ड्रग रेजिस्टेंस निमोनिया के इलाज में सहायक हो सकती है, ये पूछा गया है। यह विषय विषय जो है आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ओके, देखते हैं कि पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि निमोनिया क्या है। हमारे लिए निमोनिया पढ़ना पहले जरूरत है, ठीक है। तो निमोनिया के बारे में जानते हैं। तो निमोनिया क्या है? तो निमोनिया जो है हमारा क्या है? निमोनिया हमारा, तो निमोनिया जो है हमारा क्या बोल रहा है कि आपका निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रामक रोग है जिसमें फेफड़ों की वायु थैलियां यानी एल्वेयली क्या होता है कि पस या पल्स या तरल पदार्थ से भर जाता है। पस पस मतलब होता है आपका जो घाव वगैरह में से जो पल्स चलता है वो आपके बात बोल रहा है। पस या तरल पदार्थों से भर जाती है जिससे सांस लेने में कठिनाइयां होती है, इसी को कहा जाता है निमोनिया, ठीक है। और इस कारण किसके कारण होता है निमोनिया? निम्न कारणों से होती है। तो ये हम लोग देखते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया से भी होता है और सबसे जो सामान्य है जनरली स्ट्रेप्टोकोकस के निमोनिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा आपका आरएसवी सारस कोविड 2 से होता है, फंगस से होता है, ये आपका इसके कारण होता है, ठीक है। कमजोर प्रतिरक्षा वाले रोगियों में ये हो जाता है, दावा प्रतिरोधी बैक्टीरिया से हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और अस्पताल में होने वाले निमोनिया जो होता है उससे भी होता है, ठीक है। तो ये कारण है। और इसका लक्षण जो है आपका जो आपका सिम्टम्स है, तेज बुखार आना, खांसी बलगम के साथ, सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में दर्द होना, बच्चों में सुस्ती और तेज सांस लिया जाता है, तब समझ आ जाता है कि निमोनिया है, ठीक है। सबसे अधिक जोखिम में कौन होता है? जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनको ज्यादा ये प्रभावित करता है, और 60 वर्षों से अधिक आयु के बुजुर्गों को, कुपोषित व्यक्तियों को, कमजोर जो जिसका प्रतिरक्षा वाले रोगी होते हैं उनको, प्रदूषण और धूम्रपान से प्रभावित लोगों को भी निमोनिया होता है, ठीक है। ये दवा प्रतिरोधी निमोनिया से जुड़ा है। जैसे कि क्या है कि एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक अगर हम या गलत उपयोग कर लेते हैं, नई दवाओं का धीमा विकास हो जाता है। इससे क्या होता है कि मल्टी ड्रग जो रेजिस्टेंस निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। आपका जो आपका ये जो करंट अफेयर्स बता रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी वैकल्पिक पूरक जो वैकल्पिक या पूरक थेरेपी पर शोध किया गया है, जो एएमआर को यानी आपको क्या है एक साइलेंट पैंडेमिक माना जा रहा है, ठीक है। इसका रोकथाम क्या है? तो ये हम लोग रोकथाम देख लेते हैं इसका। जैसे आपका क्या है कि टीकाकरण हो गया, निमोकोकल वैक्सीन लगाया जाता है, हिव वैक्सीन लगाया जाता है, आपका स्वच्छ ईंधन का उपयोग किया जाता है, कुपोषण के रोकथाम, समय पर उपचार, ये इससे इसका प्रिवेंशन होता है। अब इसमें कौन सी गैस का बात हो रहा है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, जो नया जो आपका करंट में ये आया है, ठीक है। तो ये गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये आप याद रखिएगा NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे पहले से ही अस्पतालों में
नवजात शिशु में श्वसन विफलता पे यानी रेस्पिरेटरी जब फेल्योर होता है, उसमें फेफड़ों में ऑक्सीजन प्रवाह सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ये पहले से ही जो रहता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये काम कैसे करता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, काम ऐसे करता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जैसे आपको ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को सीधे नष्ट कर देता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। बैक्टीरिया की कोशिका दीवार और डीएनए को नुकसान ये पहुंचाती है, ठीक है। एंटीबायोटिक की तरह किसी एक लक्ष्य पर निर्भर नहीं रहती है, ठीक है। इसलिए बैक्टीरिया के लिए इसके विरुद्ध प्रतिरोध विकसित करना कठिन होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि कैसे काम करता है। और दवा प्रतिरोधी जो निमोनिया में उपयोगिता कैसे है, तो ये आप याद रखिएगा कि निमोनिया की के कई मामले अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो एमडीआर बैक्टीरिया से जुड़े हैं। पारंपरिक एंटीबायोटिक जो है इन पर प्रभावी नहीं हो रही है। और प्रारंभिक अध्ययनों में पाया गया है कि जो इनहेल्ड नाइट्रिक्स ऑक्साइड है ना, फेफड़ों में बैक्टीरिया लोड कम कर सकता है और यह फेफड़ों की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन भी घटाता है, ठीक है। इससे क्या है, एडजेंट थेरेपी जो होता है यानी सहायक उपचार जो होता है के रूप में देखा जा रहा है, न कि एंटीबायोटिक को पूर्ण विकल्प के रूप में, ठीक है। तो ये सिर्फ सहायक उपचार के रूप में देखा जा रहा है, पूर्ण इसका विकल्प नहीं होता है, हो रहा है, ठीक है। क्यों ये है खोज महत्वपूर्ण, तो ये भी आप जो एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस होता है, एक गंभीर और वैश्विक संकट है। नई एंटीबायोटिक बायोटिक्स का विकास धीमा और महंगा है। और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैस जो है पहले से स्वीकृत है, मतलब अप्रूव्ड है, अपेक्षाकृत सस्ती है, अस्पतालों में उपलब्ध रहता है। इससे क्या होगा कि उपचार में समय और लागत दोनों की बचत हो सकती है। लेकिन इसकी सीमाएं हैं, ये भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है सीमाएं और चिंता। तो नाइट्रस ऑक्साइड की उच्च खुराक विषैली हो सकती है, लंबे समय तक उपयोग के प्रभावों पर और अध्ययन आवश्यक है, ठीक है। अभी बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल जारी है, ये अतः अभी एक्सपेरिमेंटल और टू ईयरली क्लिनिकल स्टेज में ये है, ठीक है। तो ये आपको बोला जा सकता है। अब इसका एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू पर चलते हैं। देखिए, निमोनिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या ये फेफड़ों की वायु थैलियों को संक्रमण करती है, सही है। दूसरा है कि इसमें जो आपका वायु थैलीय द्रव या पस से भर जाती है, ये भी सही है। यह केवल बैक्टीरिया से ही होता है, तो केवल बैक्टीरिया से नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निमोनिया का सबसे समान बैक्टीरियल कारण है, तो ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि दवा प्रतिरोधी निमोनिया जिसको ड्रग रेजिस्टेंस निमोनिया के कहा जा रहा है कि बढ़ने का प्रमुख कारण क्या बोल रहा है, तो एंटीबायोटिक का अत्यधिक और गलत उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निमोनिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से समूह सबसे अधिक जोखिम है। देखिए, 5 वर्ष से कम आयु वाले तो ज्यादा हैं। फिर आपका दूसरा में है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, ये भी सही है। और जिनका प्रतिरक्षा क्षीण व्यक्ति, मतलब जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो व्यक्ति है उसको भी प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2, तीनों को ये सबसे अधिक जोखिम रहता है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि हाल के शोध में दवा प्रतिरोधी निमोनिया के उपचार के लिए किसे एक संभावित एडजंक्ट थेरेपी के रूप में देखा जा सकता है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ओके। अगले मुद्दे पे हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला मुद्दा हमारा, जो बोल रहा है आपका कि सी वर्ड पोप हेल्प चिंचा किंगडम एक्सप्लेन इन डेजर्ट, ओके। तो ये क्या बोल रहा है कि समुद्री पक्षियों के बीट आपका क्या है, आपका ये ऐसा है कि हाँ, क्या है सीवर्ड, सीवर्ड जो है आपका क्या है, आपका सीवर्ड पॉप हेल्प चिंचा किंगडम एक्सपांड इन डेजर्ट। क्या बोल रहा है कि समुद्री पक्षी का बीट, बीट मतलब क्या होता है, मल, ठीक है। जो मल पदार्थ होता है उसको बीट बोला जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। सीवर्ड जो होता है, गयाना ने दक्षिण अमेरिका के शुष्क तटीय क्षेत्रों में स्थित चिंचा साम्राज्य को कृषि विस्तार और आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। यह अध्ययन प्राचीन समाजों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण
आपका प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि गुआना, हम लोग पहले देखते हैं कि गुआनो जो ये बोल रहा है, गुआनो क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। गुआनो समुद्री पक्षियों, चमगादड़ों या सील के पीठ से बना एक प्राकृतिक पदार्थ है, यानी यह मल से बना एक प्राकृतिक पदार्थ है, जिसमें क्या रहता है कि ये नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है। आधुनिक उर्वरकों के आगमन से पहले यह सबसे प्रभावित प्राकृतिक खाद मानी जाती थी। मतलब जो अभी उर्वरक जो आया है मॉडर्न में, इसके आगमन से पहले ये प्रभावी क्या है, प्राकृतिक खाद मानी जाती है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। और क्या है इसमें है कि चिंचा साम्राज्य हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो चिंचा साम्राज्य के बारे में हम लोग जब जानते हैं, तो चिंचा साम्राज्य जो है आपका कि प्री कोलंबियन काल का एक शक्तिशाली तटीय राजा था, राज्य था, सॉरी, ठीक है, राज्य था, जो आज के पेरू जो है ना, पेरू जो हमारा का है, कौन सा हमारा आपका महाद्वीप पे है, तो ये बताइएगा कौन सा महाद्वीप पे है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा महाद्वीप में है, आता है ये शुष्क तटीय क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, यह साम्राज्य इंका साम्राज्य के उद्देश्य से पहले और उसके समकालीन काल में फला फूला था। ठीक है, तो एक इंका साम्राज्य के उदय से पहले था, जिसके बाद ही इंका साम्राज्य आया था। और समय काल क्या रहा था इसका, तो लगभग आपको 1000 ईस्वी से 1476 ईस्वी तक। बाद में इसे इंका साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और भौगोलिक स्थिति और चुनौतियां क्या था, तटीय रेगिस्तानी क्षेत्र था, अत्यंत कम वर्षा होता था, प्राकृतिक रूप से कृषि के लिए प्रतिकूल है। इसके बावजूद जो चिंचा साम्राज्य ने उन्नत कृषि व्यापार और व्यापार व्यवस्था की व्यापार व्यवस्था विकसित की है। ठीक है, क्या है कि गुआनो की भूमिका क्या है, तो ये हम लोग अब देखते हैं इसका। तो गुआना जो भूमिका है कि समुद्री पक्षियों की बीट, यानी जो आपका मल का उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता था। और गुआना प्लस जो गुआनो गुआनो ठीक है, प्लस सिंचाइयों और प्रणालियों से क्या हुआ कि रेगिस्तानी को उपजाऊ बनाया गया और मक्का, कपास आदि की खेती संभव हो गई। इससे क्या हुआ कि कृषि अधिशेष और खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुआ। इससे क्या हुआ कि आर्थिक शक्ति इसका बढ़ा। कौन सा, चिंचा साम्राज्य का। तो चिंचा लोग कुशल समुद्री व्यापारी भी थे, प्रशांत तट के साथ साथ दूर दराजों क्षेत्रों से व्यापार करते थे, और गुआनो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु भी था। ठीक है, इसका व्यापार भी किया जाता था। ठीक है, राजनीतिक महत्व क्या है, तो मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण ये क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा इनका, और इनका शासक चिंचा राज्य को विशेष सम्मान देते थे, और यह साम्राज्य इंका साम्राज्य में विलय के बाद आर्थिक रूप से और भी महत्वपूर्ण बना रहा। ठीक है, अब गुआनो ने कैसे बदली तस्वीर, तो ये हम लोग देखते हैं। तो तट के निकट द्वीपों पर बड़ी संख्या में समुद्री पक्षी रहते थे। सदियों तक जमा हुई उनकी बीट से गुआनो के एक विशाल भंडार बनता था। ठीक है, चिंचा लोग ने गुआनो को खेतों में खाद के रूप में प्रयोग करता था, और सिंचाई प्रणालियों के साथ इसका उपयोग कर रेगिस्तान को उपजाऊ भूमि में बदला था। ठीक है, और इससे क्या हुआ था, हमारा मक्का और कपास अन्य फसलों का उत्पादन संभव हुआ था, जिससे क्या हुआ कि आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा, कृषि अधिशेष आया, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुआ, व्यापार का विस्तार हुआ, गुआना एक मूल्यवान व्यापारिक वस्तु बन गया। ठीक है, और राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई, मजबूत अर्थव्यवस्था ने राजनीतिक प्रभाव को भी बढ़ाया। इस प्रकार गुआनो ने चिंचा साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार की नींव रखी थी। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और पर्यावरणीय और सतत विकास के दृष्टिकोण से क्या है, तो गुआना का उपयोग नवीकरणीय संसाधन पर आधारित है और पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ सामंजस्यपूर्ण है। यह दर्शाता है कि प्राचीन सभ्यता भी इकोलॉजिकल बैलेंस समझती थी, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन नहीं करती थी। तो ये हमें बताता है कि आज के समय में भी हमें इस तरीके से आपका प्रासंगिक ये होता है। ठीक है, चलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समुद्री पक्षियों के ब्रीड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम से भरपूर, सही है। प्राचीन काल में इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता था, ये भी सही है। ये केवल औद्योगिक रासायनिक प्रक्रिया से तैयार होता था, ऐसा कहीं नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल ए, केवल एक और दो सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चिंचा साम्राज्य के विस्तार के संदर्भ में गुआनो के मुख्य योगदान क्या रहा। तो धातु उपकरण के निर्माण, ऐसा नहीं है। रेगिस्तान भूमि को कृषि योग्य बनाना, ठीक है। समुद्री व्यापार मार्गों को नियंत्रण में करना, सैन्य हथियारों का निर्माण, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, आपका बी, रेगिस्तान भूमि को आपका क्या करता है, आपका ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तान भूमि को कृषि योग्य बनाया। ठीक है, चिंचा किंगडम मुख्यतः किस आधुनिक देश के तटीय रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है, तो ये आप बताइएगा पेरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सा महाद्वीप पे है, तो आप लोग जरूर कौन सा कॉन्टिनेंट में है, तो ये आप जरूर बताइएगा। ओके,
आगे चलते हैं, अगले जो हमारा आज आज का मुद्दा है, हेमाटायोसाइट्स यूज हेल्प स्लीप टू हेल्प मेंटेन ब्रेन हेल्थ। क्या है, नींद केवल मस्तिष्क को आराम देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इस दौरान हेमाटोसाइट्स जो है प्रतिरक्षा कोशिकाएं, जिसको बोला जाता है, सक्रिय होकर मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऐसा मत समझिएगा कि अगर जो नींद ले रहा है वो केवल मस्तिष्क को आराम दे रहा है, बल्कि इसके दौरान जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, जिसको हेमाटोसाइट्स जो बोला जा रहा है, यानी कोशिका जो रहता है, उसको सक्रिय होकर मस्तिष्क के स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह खोज स्लीप साइंस और इम्यूनोलॉजी और न्यूरो साइंस के आपस में जोड़ती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि हेमेटोसाइट्स क्या होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। हेमेटोसाइट्स कुछ जीवों, विशेषकर कीटों की एक प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं होती है। कार्य क्या करता है कि जनकों को ये नष्ट करता है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करता है, शरीर में संतुलन यानी हेमोस्टेटिस स्टेसिस बनाए रखता है। ठीक है, इन्हें मानव शरीर की व्हाइट ब्लड जो सेल है, WBC जो है, व्हाइट ब्लड सेल के समकक्ष इसको माना जा रहा है। ठीक है, ओके। नींद और मस्तिष्क के बीच क्या संबंध है, तो अध्ययन के अनुसार पता चला है कि नींद के दौरान मस्तिष्क में मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है, उसका क्षतिग्रस्त न्यूरॉन के अवशेष जमा हो जाते हैं। यदि यह कचरा साफ न हो तो न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचता है, मस्तिष्क कार्यक्षमता में गिरावट हो सकती है। तो ये आप याद रखिएगा। और हेमाटोसाइट्स की भूमिका क्या है, तो नींद के समय हेमाटोसाइट्स मस्तिष्क के निकट अधिक सक्रिय हो जाता है, विषैले अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। जागने की अवस्था में यह प्रक्रिया उतनी प्रभावी नहीं होती है। इसका अर्थ है कि नींद प्रतिरक्षा कोशिकाओं को मस्तिष्क की सफाई का अवसर देती है। ठीक है, वैज्ञानिक महत्व, नींद और प्रतिरक्षा तंत्र के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। यह स्पष्ट करता है कि नींद की कमी से केवल थकान ही नहीं, बल्कि मस्तिष्क क्षति भी हो सकती है। तो ये आप याद रखिएगा, ज्यादा आप लोग नींद जो है भरपूर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई कीजिए लेकिन नींद भरपूर लीजिए, बल्कि मस्तिष्क क्षति भी हो सकता है। ये शोध न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज या जैसे अल्जाइमर को समझने में सहायक हो सकता है। अब हमारा क्या है कि मानव स्वास्थ्य से जुड़े समस्या क्या है, तो क्या जुड़ता है कि हालांकि अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से मानव शरीर पर नहीं है, फिर भी यह संकेत देता है कि नींद की कमी कमजोर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हो सकता है। कमजोर प्रतिरक्षा मस्तिष्क में अवशिष्ट का जमाव ज्यादा बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य और स्मृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये हम लोग को भी, अपना मानव को भी ये चीज सोचना चाहिए। ठीक है, समसामयिक प्रासंगिकता, आज के समय में अनियमित जीवन शैली हो गया है, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया, नींद की कमी हो गई है। यह शोध बताता है कि नींद को विलास नहीं बल्कि जैविक आवश्यकता के रूप में देखना चाहिए। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है आज का हमारा कि हालिया अध्ययन के अनुसार नींद के दौरान हेमाटोसाइट्स की प्रमुख भूमिका क्या होती है, तो मस्तिष्क में क्या है कि जो अवशिष्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को हटाने में सहायता देता है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि नींद और मस्तिष्क स्वास्थ्य के संबंध में इस अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है, तो ये आप याद रखिएगा कि नींद मस्तिष्क की मरम्मत और सफाई प्रक्रिया का सक्रिय ये चरण है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन है जो क्या है कि आपका हेमाटो हेमाटोसाइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं होती है, सही है। दूसरा क्या है कि ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और रोगजनक को साफ करने में सहायता करती है। ये केवल जागने की अवस्था में सक्रिय रहता है, ऐसा नहीं है। तो केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अध्ययन यह संकेत देता है कि नींद की कमी जैसे निम्नलिखित कौन सा प्रभाव हो सकता है। पहला, आपका मस्तिष्क में अवशिष्ट आपका पदार्थ का जम सकता है। ठीक, प्रतिरक्षा कोशिकाओं को दस्ता में कमी आ सकता है। थर्ड, आपका मस्तिष्क स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप फीडबैक दीजिएगा। और हमारा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर का, तो जो भी पहले जो सब्सक्राइबर 1000 होंगे, हमारा फाउंडेशन जो कोर्स आने वाला है ऐप पर, आपका जेपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी जो 2027 और 28 वाले के लिए, ठीक है, तो आप लोग को वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय